इसे क्रिम्सन सोल्शिकिंग ड्रम कहा जाता है। काव्या का तीसरा सवाल इस ढोल के मंत्र और उपयोग के बारे में था। यह सब समझाने के बाद वह उठ खड़ी हुई। चलो राजवीर को देखते हैं। वे सभी एक साथ राजवीर चंद्रवंशी के आंगन में गए। राजवीर चंद्रवंशी एक पेड़ के नीचे बैठकर चींटियों को देख रहे थे। काव्या ने राजवीर चंद्रवंशी को ऊपर खींच लिया और उसकी हड्डियों को महसूस किया। ईशानी चंद्रवंशी की थोड़ी उम्मीद भरी निगाहों के तहत उसने अपना सिर गंभीरता से हिलाया, जिससे ईशानी चंद्रवंशी की आशा की आखिरी किरण मर गई। ईशानी चंद्रवंशी का शरीर हिल गया और रोशनी ने उसे स्थिर रखने के लिए जल्दी से उसे पकड़ लिया। ईशानी चंद्रवंशी ने अपने राज भाई को अचंभे से देखा। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है या किसे दोष देना है। वह केवल इतना जानती थी कि वह परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को खोने वाली है। वह हमेशा अपने सबसे बड़े भाई की प्रशंसा करती थी और उसका सम्मान करती थी, और यद्यपि वे नाम से भाई बहन थे, उसका सबसे बड़ा भाई एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग की तरह था। राजवीर चंद्रवंशी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक सच्चे भाई की तरह उनकी रक्षा की थी और उनका साथ दिया था। और अब वह इतने अच्छे भाई को खोने वाली थी। नहीं, वह पहले ही उसे खो चुकी थी। ईशानी चंद्रवंशी का दिल ऐसा लगा जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। आंसू बह निकले और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन जोर से रोने लगी। उसे रोता देख रोशनी की आंखें भी लाल हो गईं और उसने उसे एक रुमाल थमा दिया। राजवीर चंद्रवंशी ने केक का एक टुकड़ा एंथिल के प्रवेश द्वार पर रखा, ताली बजाई और हंसते हुए देखा, क्योंकि वह केक के चारों ओर चींटियों को भागते हुए देख रहा था। काव्या ने आह भरी। वह यह भी नहीं जानती थी कि ईशानी चंद्रवंशी को कैसे सांत्वना दी जाए। एक दोस्त के रूप में भी राजवीर चंद्रवंशी को इस अवस्था में देखकर उसे दुख हुआ। अपने मांस और खून की तो बात ही छोड़ दें। छोटी बहन प्रताप चंद्रवंशी आ गए। अपनी छोटी बहन को इतनी दर्द से रोते हुए देखकर उसने थोड़ी आह भरी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें स्नेह और दया से भर गईं। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? ईशानी चंद्रवंशी ने खुद को उसकी बाहों में फेंकते हुए रोया। यह ठीक हो जाएगा। प्रताप चंद्रवंशी ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसका स्वर अभूतपूर्व रूप से कोमल था और उसने अनजाने में अपनी हथेली से ईशानी चंद्रवंशी के सिर की पीठ को हल्के से थपथपाया। ईशानी चंद्रवंशी को भ्रम का एक क्षण महसूस हुआ। उनके राज भाई उन्हें सांत्वना देते समय उन्हें इस तरह थपथपाते थे। अचानक वह एक बहुत बड़े दुख से अभिभूत हो गई और इतनी जोर से रोई कि वह मुश्किल से सांस ले सकती थी। उस रात काव्या छत पर बैठ गई, अपनी ठुड्डी को हाथ में आराम देते हुए चांद को देख रही थी। आज रात का चांद उतना पूर्ण नहीं था जितना पिछली 2 रातों में था। यह ठंडा और अकेला था, जैसे किसी भव्य दावत के अंत में कविता की एक पंक्ति। आकाश में कुछ बिखरे हुए तारे इस कविता की विरल तुकबंदी की तरह थे। आसपास का वातावरण असाधारण रूप से शांत था। उसके अलावा शहर के स्वामी की हवेली में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। नहीं, एक और व्यक्ति था। कमल के फूलों की एक नाजुक खुशबू उसकी नाक तक चली गई और फिर कोई चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। रात की हवा ने उनके बालों को ऊपर उठा दिया। प्रेमियों के फुसफुसाए गए शब्दों की तरह तार आपस में जुड़ गए। मकर सिंह ने अपना सिर घुमाया और चुपचाप उसकी ओर देखा। मकर, क्या आप जानते हैं? काव्या अचानक बोली, मैं सोचती थी कि हर बार जब मैं चांद को देखती थी तो यह अलग होता था, इसलिए मुझे वास्तव में चांद देखने में मजा आता था। यह बाद में नहीं था कि मुझे एहसास हुआ कि चंद्रमा हमेशा एक ही चंद्रमा होता है। जो अलग है वह है किसी का मनोदशा। मकर सिंह ने देखा कि उसकी आंखों में एक झिलमिलाती रोशनी नाचती है। उसने पूछा, क्या आप अभी भी परेशान हैं? हाँ। मुझे लगता है कि इस तरह का दयालु व्यक्ति इस तरह के भाग्य के लायक नहीं है। काव्या ने अपना सिर हिलाया और इस बिंदु पर फूट फूट कर मुस्कुराई। मैं क्या कह रहा हूं? स्वर्गीय कानून को परवाह नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे। क्या मैंने खुद ऐसा नहीं कहा था? काव्या, अपना हाथ खोलो, मकर सिंह ने अचानक कहा। काव्या कुछ हैरान थी, लेकिन उसने जैसा पूछा वैसा ही किया। उसके सामने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मकर सिंह ने अपनी हथेली में माल्टोज कैंडी का एक टुकड़ा रखा।
परिचित कार्मेल रंग से मीठी खुशबू के धागे निकलते थे। काव्या एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के से मुस्कुराई, कैंडी को अपने मुंह में डाल लिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। हर बार चांद अलग था, लेकिन माल्टोज कैंडी हमेशा एक जैसी थी। हर बार जब वह कैंडी खाती थी तो उसके मूड में सुधार होता था। शरद ऋतु की हवा ने आसपास की पत्तियों को सरसराहट दी, जिससे वे घूमने लगे। मकर सिंह ने हाथ बढ़ाया और एक हल्के पीले रंग का विलो पत्ता पकड़ा। उसने विलो के पत्ते को अपने होठों पर रखा और एक धुन बजाई। यह एक शांतिपूर्ण और शांत राग था जो शांत शरद ऋतु की रात में बहता था, जैसे फूल खिलते हैं और किसी कोने में किसी का ध्यान नहीं जाते हैं। धुन के साथ काव्या का मूड शांत हो गया। उसने पूछा, वह कौन सा गीत है? मुझे नहीं पता। मैं बस बेतरतीब ढंग से खेल रहा था। जब आप सूर्य पर्वत पर थे तो क्या आप अक्सर खेलते थे? हाँ। आए। पहले मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। कम से कम अमरखोज शहर के लोगों के विवरण के अनुसार सूर्य पुष्प संप्रदाय के युवा गुरु अच्छी तरह से रहते थे। विशिष्टता में जन्मे, असामान्य रूप से प्रतिभाशाली, अपने माता पिता द्वारा प्यार किया गया, ऐसे व्यक्ति को कुछ चिंताएं होनी चाहिए थीं। फिर भी वास्तविकता यह थी कि उसके कुछ दोस्त थे। काव्या ने यह नहीं पूछा कि क्यों। वह बस उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और मुस्कुराई, अब तुम करो। मकर सिंह भी मुस्कुराए। हाँ। जहां तक इस राग की बात है, आइए इसे सॉन्ग ऑफ ईज कहते हैं। इसे सुनने के बाद मैं बहुत अधिक आराम महसूस करता हूं। अच्छा। मकर सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, काव्या, ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ है। आप बता सकते हैं? हाँ। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? काव्या ने चांद की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने अपनी जीभ से कैंडी को अपने मुंह में घुमाया, आह भरी और कहा, मकर, ईमानदारी से कहूं तो मेरा व्यक्तित्व चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। इसलिए कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि वास्तव में कोई समस्या है या अगर मैं सिर्फ ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। आप किस बात कर रहे हैं? क्या आपको याद है जब हम गिरिपुर शहर की सराय में थे? हमने परिचारक से पूछा कि क्या उसने शहर में राक्षसों के बारे में सुना है, और वह पूरी तरह से अनजान था। हाँ। तार्किक रूप से सराय के परिचारकों को आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से सूचित किया जाता है। अगर परिचारक को भी शहर में राक्षसों के बारे में पता नहीं था, फिर भी एक लकड़हारा जो हर दिन लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों में जाता था, उसे पता था। मुझे यह अजीब लगा। मकर सिंह ने एक पल के लिए सोचा और कहा, और उस रात हमारा सामना एक राक्षस से हुआ। धनभक्षी भूत ने कहा कि इसे हाल ही में किसी ने जारी किया था। क्या यह संभव हो सकता है कि लकड़हारे ने ही इसे जारी किया हो? काव्या ने सिर हिलाया। मुझे भी यही संदेह है। उसे अचानक एक मानसिक आराम महसूस हुआ, उस तरह का आराम जो तब आता है जब आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह समझता है कि कई शब्दों की आवश्यकता के बिना आपका क्या मतलब है। हालांकि उसकी छोटी बहन प्यारी थी, लेकिन कभी कभी रोशनी से बात करते समय उसे चीजों को विस्तार से समझाना पड़ता था। उसका मालिक मूर्ख नहीं था, लेकिन उनके विचार अक्सर विपरीत होते थे। उसने अपने मालिक को नरम दिल वाला मूर्ख कहा, जबकि उसके मालिक ने कहा कि वह चीजों के बारे में बहुत सोचती है। मकर सिंह ने आगे कहा, अगर लकड़हारा को संदेह है तो देवयानी का क्या? उन्होंने कहा, मैंने देवयानी के साथ कोई समस्या नहीं देखी। उसके बच्चे ने वास्तव में अपनी पृथ्वी की आत्मा खो दी, और उसकी परिस्थितियां वास्तव में दयनीय थीं। यह समझ में आता है कि वह आशा छोड़ सकती है और खुद को डूबने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह बहुत संयोग लगता है। हाँ, सब कुछ बहुत संयोग लगता है। जब हमने पहली बार विशालगढ़ शहर छोड़ा तो रतनपुरी शहर की ओर जाने की हमारी कोई योजना नहीं थी, फिर भी हम यहाँ पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताकत हमें रतनपुरी शहर की ओर ले जा रही हो। और अब रतनपुरी शहर में हम जो कुछ भी सामना कर रहे हैं वह कोहरे की तरह लगता है। अगर वास्तव में ऐसा है तो लकड़हारे ने हमें यह क्यों नहीं बताया कि रतनपुरी शहर में कोई समस्या है? मकर सिंह ने यह सवाल उठाने के बाद काव्या के जवाब देने से पहले ही उन्होंने खुद ही समझा दिया। उन्होंने कहा, हम उनसे रतनपुरी शहर से दूर
गिरिपुर शहर के करीब मिले। शायद उन्हें डर था कि अगर उन्होंने रतनपुरी शहर का जिक्र किया तो हमें लगेगा कि यह बहुत दूर है और नहीं जाएंगे। इसलिए उन्हें हमें रतनपुरी शहर की ओर कदम से कदम मिलाकर मार्गदर्शन करना पड़ा। इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? क्या वह चाहता था कि हम पहाड़ के देवता पदार्थ की जांच करें? मुझे नहीं पता। ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। मैं बस ओवरथिंकिंग कर सकता हूं। आप मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। मकर सिंह ने सिर हिलाया। मुझे आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। काव्या ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इतनी आंख बंद करके? मकर सिंह का मुंह कुछ सोचते ही फड़क गया। हाँ। जब उसने अपनी आंखें नीची करके मुस्कुराया तो वह काफी सुंदर लग रहा था। काव्या ने अपने हाथ में अपनी ठुड्डी को आराम दिया, उसके चेहरे को देखते हुए, और एक नरम हाँ भी कहा, एक कोमल नाक की आवाज जिसमें हंसमुख मनोरंजन का संकेत था। मकर सिंह के दिल की धड़कन अचानक रुक गई। मकर, यह आपके लिए है। काव्या ने उसे कुछ उछाला। मकर सिंह ने इसे पकड़ लिया और देखा कि यह क्रिम्सन सोल शेकिंग ड्रम था, जो अभी भी एक उंगली के आकार तक सिकुड़ा हुआ था और एक नोट के साथ लिपटा हुआ था। उसने नोट को खोला और देखा कि सुरुचिपूर्ण छोटे अक्षरों में मंत्र लिखा हुआ है। आग का एक शरीर, स्वयं के दो चेहरे। सुनहरी रोशनी आत्मा को हिलाती है, क्रिम्सन चमक आत्मा को जगाती है। काव्या ने समझाया, यह आपके विचारों के अनुसार आकार बदलता है। इस ड्रम की प्रभावशीलता काफी हद तक किसी की खेती के स्तर पर निर्भर करती है। आपकी खेती सबसे अधिक है, इसलिए इसका उपयोग करना आपके लिए सबसे उपयुक्त है। मकर सिंह ने संकोच नहीं किया, सिर हिलाते हुए उसने छोटा ड्रम रख दिया। फिर उन्होंने कहा, खेती की बात करें तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं। काव्या जानती थी कि वह किस बारे में उत्सुक है। किसान 2 खेतों और 2 समुद्रों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। 2 क्षेत्र हृदय क्षेत्र और डेंटियन को संदर्भित करते हैं, जबकि 2 समुद्र चेतना के सागर और क्यूई के समुद्र को संदर्भित करते हैं। सामान्यतया 2 क्षेत्रों की खेती करने से भौतिक शरीर मजबूत होता है, जैसे कि सुनहरा कोर बनाना। 2 समुद्रों की खेती करने से व्यक्ति की साधना का स्तर बढ़ता है, जैसे कि ज्ञान। बेशक, शारीरिक शक्ति और साधना का स्तर एक साथ प्रगति करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेतना का समुद्र व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित है और आत्मज्ञान के बाद कोई क्यूई के समुद्र का विस्तार कर सकता है। क्यूई के समुद्र की क्षमता बढ़ने के बाद ही किसी व्यक्ति की साधना का स्तर और आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे काश्तकार ज्ञान प्राप्त करना जारी रखते हैं, क्यूई का उनका समुद्र लगातार फैलता है। जैसे एक बोतल बड़ी और बड़ी होती जा रही है, स्वाभाविक रूप से अधिक पानी रखने में सक्षम होती जा रही है। यही कारण है कि भले ही आत्मज्ञान जितना अधिक खतरनाक होता जाता है, फिर भी किसान लगातार आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा, क्यूई का समुद्र उतना ही व्यापक होगा और वे अमरता पर चढ़ने के उतने ही करीब आएंगे। दूसरे शब्दों में, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है और जिसकी क्यूई का समुद्र अभी तक विस्तारित नहीं हुआ है, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, उनकी खेती सीमित रहेगी। ऐसे व्यक्ति का क्यूई का समुद्र एक छोटे से चाय के प्याले की तरह होता है, यहाँ तक कि जब भरा हुआ होता है तो यह केवल एक चाय के कप का मूल्य होता है, जो दूसरों की लगातार बढ़ती बोतलों के साथ तुलना करने में असमर्थ होता है। करुणा का मार्ग ज्ञानोदय की विधि अस्पष्ट रही और कुछ ने कहा कि करुणा के मार्ग में आत्मज्ञान की कोई अवधारणा नहीं थी। किसी भी मामले में न तो काव्या और न ही रोशनी ने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उनकी क्यूई क्षमता का समुद्र सीमित होना चाहिए था। रोशनी की साधना का स्तर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सामान्य था जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया था। लेकिन काव्या अलग थी। उसकी साधना का स्तर किसी ऐसे व्यक्ति में प्रकट होने के लिए बहुत अधिक था जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया था। यह बात मकर सिंह को हैरान कर देती थी। काव्या को नहीं पता था कि इस मुद्दे को कैसे समझाया जाए, इसलिए वह बस मकर सिंह का सामना करने के लिए मुड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। मकर, अपने लिए देखो। मकर सिंह ने अपनी तर्जनी उठाई और उसे उसकी भौं पर दबाया। उसकी भौं पर छोटा लाल तिल थोड़ा ऊपर उठा हुआ था,
जिससे उसकी उंगलियों के नीचे इसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। मकर सिंह के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी चेतना के समुद्र का पता लगाना शुरू कर दिया। आम लोगों की चेतना का समुद्र और क्यूई का समुद्र दोनों हल्के लाल हैं। ज्ञानोदय और संघनित क्यूई के बाद वे हल्के नीले रंग में बदल जाते हैं। जैसे जैसे आत्मज्ञान और साधना का स्तर बढ़ता है, नीला धीरे धीरे गहरा होता जाता है। ऐसा कहा जाता था कि अमरता पर चढ़ने के बाद वे धुंध के विशाल समुद्र की तरह सफेद हो जाएंगे। लेकिन काव्य की चेतना के सागर का इन तीनों रंगों से कोई लेना देना नहीं था। मकर सिंह ने सोने का सागर देखा। अगली सुबह प्रताप चंद्रवंशी ने काव्या और अन्य 3 को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। चारों एक फूल हॉल में पहुंचे जहां प्रताप चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें आते देख प्रताप चंद्रवंशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक एक गहरा प्रणाम किया। आर्य सुमेधा सबसे करीब थी और उसने जल्दी से उसकी मदद करते हुए कहा, नगर भगवान चंद्रवंशी, आप क्या कर रहे हैं? ईशानी चंद्रवंशी ने बगल से समझाया, मेरे बड़े भाई के आदमी जिन्हें चंद्ररतन पर्वत पर भेजा गया था, वे कल लौट आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्ररतन पर्वत के अंदर एक पहाड़ के रूप में बड़े जानवर की लाश देखी। अब मेरा भाई आखिरकार आप पर विश्वास कर लेता है। वह अभी भी अपने राज भाई के मूर्ख होने के सदमे से उबर नहीं पाई थी। उसकी भौहें उसकी आत्माओं के साथ झुक रही थीं और यहाँ तक कि उसकी आवाज में भी अपनी पिछली शक्ति की कमी थी। रोशनी उसे याद दिलाना चाहती थी कि कैसे उसने कल अपनी बड़ी बहन को झूठा कहा था, लेकिन उसे इतना निराश देखकर वह नरम हो गई और इसका उल्लेख नहीं करने का फैसला किया। प्रताप चंद्रवंशी के हाव भाव गंभीर थे। उस राक्षस ने सैकड़ों वर्षों से रतनपुरी शहर को परेशान किया है। अब जब इसे समाप्त कर दिया गया है, तो आपने हमारे रतनपुरी शहर को पहाड़ की तरह वजनदार दया प्रदान की है। रतनपुरी शहर इस बात को हमेशा याद रखेगा। इतनी बड़ी दयालुता का बदला केवल शब्दों से नहीं बदला जा सकता। यदि आपके पास कोई अनुरोध है, तो मैं, प्रताप, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पूरा करने के लिए आग और पानी का साहस करूंगा। रोशनी ने कहा, नगर भगवान चंद्रवंशी, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। कृषक के रूप में बुराई को खत्म करना और धर्मियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम इसे किसी बड़ी दयालुता के रूप में नहीं सोचेंगे। आर्य सुमेधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, वास्तव में। प्रताप चंद्रवंशी ने ईशानी चंद्रवंशी की ओर देखा, जिसने तब कहा, मेरे बड़े भाई ने पूरे शहर के साथ अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अब से 3 दिन बाद एक दावत आयोजित करने की योजना बनाई है। सड़कों पर फूलों से सजी गाड़ियां होंगी और रात में आतिशबाजी और रंगीन लालटेन होंगी। आपको अवश्य उपस्थित होना चाहिए। वास्तव में, बड़े भाई, यह एक अच्छी बात है। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? प्रताप चंद्रवंशी ने उसकी आखिरी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, सिर हिलाया और काव्या को कुछ उम्मीद भरी निगाहों से देखा। काव्या थोड़ा झिझकी। क्या यह बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होगा? यह रतनपुरी शहर की सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। काव्या दूसरों की सद्भावना को अस्वीकार करने में बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाया, फिर हम कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रताप चंद्रवंशी ने राहत की सांस ली और एक और बात उठाई, मैंने अपनी बहन से सुना है कि रतनपुरी शहर के लोग मूर्ख बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी पृथ्वी की आत्माओं को खो दिया। हम जो बता सकते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है। क्या आपके पास इस बारे में कोई सुराग है? मेरा छोटा भाई, क्या कोई मौका है कि वह ठीक हो सकता है? काव्या और मकर सिंह ने एक नजर डाली। मकर, तुम समझाओ। मकर सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया। काव्या और मैं दोनों का मानना है कि लापता पृथ्वी आत्माओं के कारण की जांच करने के लिए हमें पहाड़ के देवता की दुल्हन से शुरुआत करने की जरूरत है, जिसने 200 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्या आपने यह नहीं कहा कि पृथ्वी की आत्माओं के गायब होने का पहाड़ के देवता से कोई लेना देना नहीं है? यह वास्तव में पहाड़ के देवता से असंबंधित है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस दुल्हन से असंबंधित हो। सबसे पहले पृथ्वी आत्मा का गायब होना दुल्हन की आत्महत्या के तुरंत बाद हुआ, जो समयरेखा से मेल खाता था। दूसरा,
जब हमने पहली बार रतनपुरी शहर में प्रवेश किया तो सभी नागरिकों ने उल्लेख किया कि रतनपुरी शहर ने पर्वत देवता को नाराज कर दिया था, लेकिन किसी ने भी आत्महत्या करने वाली दुल्हन का उल्लेख नहीं किया। यह राजवीर ही थे जिन्होंने हमें पारिवारिक अभिलेखागार में पढ़ने के बाद दुल्हन के बारे में बताया था। इसलिए हमें संदेह है कि कोई दुल्हन की आत्महत्या और लापता पृथ्वी आत्माओं के बीच संबंध को छिपा रहा है। बेशक यह भी संभव है कि समय बीतने के कारण लोग इस घटना को भूल गए हों, लेकिन भले ही वर्तमान में उस दुल्हन की ओर इशारा करने वाले कई संयोग हैं। प्रताप चंद्रवंशी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कुछ देर सोचने से पहले पूछा, नगर स्वामी की हवेली को क्या करने की आवश्यकता है? काव्या ने कहा, पहले दिव्य समाज में जाओ और उस दुल्हन के नाम के साथ रजिस्ट्री हमारे पास लाओ। अगर उसके बारे में अन्य चीजें हैं तो उन्हें भी लाएं। जितना अधिक विस्तृत उतना अच्छा। अंत में उन्होंने केवल रजिस्ट्री प्राप्त की। आखिरकार यह बहुत समय पहले हो गया था और उसका कोई वंशज नहीं था। किसी ने उसका सामान नहीं रखा होगा, नहीं किसी ने एक साधारण महिला के बारे में किताबें लिखी होंगी जिसने अपने भाग्य का विरोध करने की कोशिश की थी। इस महिला का कोई उचित नाम भी नहीं था। रजिस्ट्री में उसे देवयानी कहा जाता था। देवयानी के माता पिता ने आजीविका के लिए टोफू बनाया। वे शहर के दक्षिणी हिस्से में आनंद लेन में रहते थे। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह 20 वर्ष की थी। काव्या ने प्रताप चंद्रवंशी से एक गाइड मांगा और चारों ने गाइड का पीछा करते हुए आनंद लेन की ओर चल दिया। जैसे ही वे आनंद गली में पहुंचे, काव्या के हाव भाव अचानक अजीब हो गए। आर्य सुमेधा ने पूछा, क्या हम पहले इस जगह पर नहीं गए हैं? रोशनी ने जवाब दिया, वास्तव में हमारे पास है। क्या देवयानी के ससुराल वाले यहाँ नहीं रहते थे? हम रतनपुरी शहर में अपने पहले दिन यहाँ आए थे। यहाँ तक कि उनके घर के सामने ओस्मांथस के पेड़ से लटकी हुई लाल पोशाक में एक महिला भूत भी थी। गर्मियों में लोग इसके नीचे ठंडा हो रहे थे। उम्मा। रोशनी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी बड़ी बहन के हाव भाव क्यों बदल गए हैं। उसने काव्या की ओर देखा। बिल्कुल नहीं, क्या संयोग है? चारों को वह बड़ा ओस्मांथस पेड़ मिला। लाल रंग की मादा भूत अभी भी ठीक से वहीं लटकी हुई थी जैसे ही वे उसके पास आए थे, खाली घूर रहे थे। काव्या को कुछ सिरदर्द महसूस हुआ। यह मादा भूत स्पष्ट रूप से एक पृथ्वीबद्ध आत्मा थी जो इस ओस्मांथस पेड़ की रखवाली कर रही थी। और क्योंकि वह इतने लंबे समय से मर चुकी थी, समय बीतने के साथ उसकी यादें मिट गई थीं। जब काव्या ने उस दिन उससे पूछताछ की तो उसे अपना नाम भी याद नहीं था, केवल यह जानते हुए कि वह ओस्मांथस के पेड़ के नीचे किसी का इंतजार कर रही थी। अब वे उससे कैसे सवाल करेंगे? शायद वे आधी रात को कोशिश कर सकते थे जब यिन ऊर्जा अपने चरम पर थी। शायद तब वह कुछ होश में आ जाए। फिर आधी रात को शरद ऋतु की हल्की बारिश होने लगी। शरद ऋतु की हवा ने मंद लालटेन पर बारिश की बूंदों को ले लिया और ओस्मांथस के फूलों की खुशबू बारिश से गीली हो गई, बिखरी हुई और दुख की किस्में की तरह उदास हो गई। मकर सिंह ने ओस्मांथस पेड़ के नीचे एक यिनसभा संरचना स्थापित की। आसपास की यिन ऊर्जा केंद्र की ओर पानी की तरह बहती है, जिससे एक अदृश्य ऊर्जा आंख बनती है। आसपास का वातावरण तेजी से ठंडा होता गया। यिनसभा गठन को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सका। अन्यथा यदि भीतर का भूत बहुत अधिक यिन ऊर्जा को अवशोषित करता है और शक्ति प्राप्त करता है तो वह क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही यिन ऊर्जा इकट्ठी हुई, भूत की आंखों में कुछ चमक आई और उसकी लाल पोशाक और अधिक ज्वलंत दिखाई दी। देवयानी, काव्या ने उसे फोन करने की कोशिश की। आह! देवयानी का निलंबित शरीर हिल गया और उसने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? काव्या ने अपनी गर्दन रगड़ी। क्या आप बात करने के लिए नीचे आ सकते हैं? इस तरह ऊपर देखना मेरे लिए थका देने वाला है। ओह! उसने रस्सी से अपना सिर हटा लिया और धीरे धीरे जमीन पर कदम रखते हुए, या बल्कि तैरते हुए, नीचे उतरा। काव्या उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट थी। यह दर्शाता है कि वह वास्तव में दिन की तुलना में अधिक स्पष्ट थी। तुम कौन हो? देवयानी ने पूछा। उसके पास एक अंडाकार चेहरा, लंबी पलकों के साथ फीनिक्स आंखें और चेरी जैसे होंठ थे।
यह स्पष्ट था कि वह जीवन में एक सुंदरता थी, हालांकि उसके बाल कुछ पतले थे। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, मैंने सुना है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आह, हाँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहा हूं? आह, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? ध्यान से सोचो। इंतजार कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, मैं तेजस्वी का इंतजार कर रहा हूं। तेजवीर, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? वह रोने लगी, अपनी आंखें पोंछने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, हालांकि कोई वास्तविक आंसू नहीं थे। तेजवीर का पूरा नाम क्या है? हमें स्पष्ट रूप से बताएं ताकि हम उसे खोजने में आपकी सहायता कर सकें। उसका नाम है, उसका नाम है। उसने अपने दिमाग को रैक किया, इतनी चिंतित हो गई कि उसने अपना चेहरा खुजलाना शुरू कर दिया। उसके लाल नाखूनों ने उसके पीले चेहरे पर कई निशान छोड़े, लेकिन कोई खून नहीं था, जैसे कि एक बिल्ली ने चमड़े के एक पहने हुए टुकड़े को खरोंच दिया हो। जल्दी मत करो, ध्यान से सोचो। उसका उपनाम क्या है? उसका उपनाम चंद्रवंशी है। हाँ, उन्हें तेजवीर चंद्रवंशी कहा जाता है। उपनाम चंद्रवंशी? काव्या मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी भौहें ऊपर उठा रही थी। थोड़ी देर तक उससे पूछताछ करने के बाद भूत का भाषण गड़बड़ा गया। काव्या ने मोटे तौर पर अपनी कहानी को एक साथ जोड़ा। वह एक साधारण परिवार से आई थी। उनकी खूबसूरती की वजह से कई लोग शादी का प्रपोज करने आए थे। अपने परिवार को टोफू बेचने में मदद करते हुए वह तेजवीर चंद्रवंशी से मिली और उन्हें प्यार हो गया। तेजवीर चंद्रवंशी का पालन पोषण एक विधवा माँ ने किया था। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन वह स्मार्ट, सतर्क और महत्वाकांक्षी थे। वे गली में ओस्मांथस के पेड़ के नीचे मिले और वहां अपने प्यार का वादा किया। यही वजह थी कि वह ओस्मांथस के फूलों से इतना प्यार करती थी। उसके माता पिता उसे और तेजवीर चंद्रवंशी की जन्म कुंडली को एक ज्योतिषी के पास ले गए, यह नहीं जानते हुए कि ज्योतिषी दिव्य समाज के साथ मिलीभगत कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपनी जन्म कुंडली दे दी। दिव्य समाज देवता से परामर्श करने के लिए उनकी जन्म कुंडली को पर्वत देवता के मंदिर में ले गया। पर्वत देवता प्रसन्न हुए और विशेष रूप से उनसे दुल्हन के रूप में अनुरोध किया। दिव्य समाज ने धमकियों और प्रलोभनों का इस्तेमाल किया और अंततः उसके माता पिता ने हार मान ली। आखिरकार पूरे परिवार को जीवित रहने की जरूरत थी और वह उनकी इकलौती संतान नहीं थी। तेजवीर चंद्रवंशी ने कहा कि वह समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन अंत में उसने उसकी वापसी का इंतजार नहीं किया। अपनी शादी की पूर्व संध्या पर जब उसकी रखवाली करने वाला मैचमेकर सो रहा था, वह भाग गई और इस गली में लौट आई जहां वह पली बड़ी थी। वह ओस्मांथस के पेड़ पर लौट आई जहां उन्होंने अपने प्यार की प्रतिज्ञा की थी। फिर एक लाल रेशम की रस्सी ने पेड़ से लटककर उसका जीवन समाप्त कर दिया। उसने सोचा कि वह हमेशा के लिए यहां उसका इंतजार करेगी और उसे विश्वास था कि उसका तेजवीर उसे ढूंढने जरूर आएगा। रोशनी ने तब तक सुना जब तक वह रोई, अपने आंसू पोंछते हुए, और बोली, वह तेजवीर चंद्रवंशी कितना है, एक हृदयहीन आदमी है। काव्या ने पूछा, क्या वह सच में एक बार भी नहीं आया? भूत के हाव भाव दूर थे। क्या वह आया था? ऐसा लगता है कि उसने किया था, फिर भी ऐसा भी है जैसे उसने नहीं किया। मैं याद नहीं कर सकता। आह, मेरे तेजवीर, फिर वह फिर से असंगत रूप से बड़बड़ाने लगी। वापस जाते समय आर्य सुमेधा ने पूछा, क्या तेजवीर चंद्रवंशी लापता पृथ्वी आत्माओं से संबंधित हो सकते हैं? क्या वह एक दुष्ट कृषक है? रोशनी, जो अभी भी पहले रोने से नाक के स्वर में बोल रही थी, ने कहा, यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन हमें यह तेजवीर चंद्रवंशी कहाँ मिलेगा? आर्य सुमेधा ने कहा, वास्तव में 200 साल से अधिक हो गए हैं। मकर सिंह ने कहा, चूंकि पृथ्वी की आत्माएं अभी भी हर दिन गायब हो रही हैं, इसलिए उन्होंने शायद रतनपुरी शहर नहीं छोड़ा है। यह सच है। रोशनी ने सिर हिलाया, फिर एक और सवाल सोचा। वह इतनी सारी पृथ्वी आत्माओं के साथ क्या करता है? बस उन्हें खा लो। एक दिन में क्या वह फट नहीं जाएगा? अंतर्दृष्टि की एक चमक अचानक काव्या के दिमाग में आई, लेकिन इससे पहले कि वह इस विचार को समझ पाती, उतनी ही तेजी से गायब हो गई।
मकर सिंह को उम्मीद थी कि काव्या कुछ कहेगी और उसने उसकी ओर देखा, केवल उसे घूरते हुए देखा। तो उसने कहा, ग्रंथों के अनुसार मैंने पहले पढ़ा है, आमतौर पर बोलते हुए मानव आत्माओं को चुराते समय कोई या तो उन्हें खाता है या जादुई खजाने बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। राक्षस आमतौर पर आत्माओं को खाते हैं, जबकि मनुष्य और राक्षस दोनों जादुई खजाने बनाने के लिए आत्माओं का उपयोग कर सकते हैं। आर्य सुमेधा ने कहा, तो अगर पृथ्वी की आत्माओं को चुराने वाला व्यक्ति वास्तव में तेजवीर चंद्रवंशी है, तो वह एक जादुई खजाना बनाने के लिए पृथ्वी की आत्माओं का उपयोग कर रहा है। यह एक संभावना है, लेकिन अन्य भी हैं। आखिरकार 3000 महान दाव पथ हैं और कई अजीब गुप्त तकनीकें ग्रंथों में दर्ज नहीं हैं। रोशनी ने हाथ ऊपर कर दिया, आप बस स्पष्ट बता रहे हैं। काव्या ने आखिरकार उस क्षणभंगुर विचार को फिर से हासिल करने की कोशिश करना छोड़ दिया और निराश होकर अपना सिर थपथपाया। मकर सिंह ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई खींच ली। तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को मूर्खतापूर्ण मत करो। काव्या ने बारिश में डूबे काले रात के आकाश को देखा। इसे भूल जाओ, चलो वापस सो जाते हैं। चारों ने हवा और बारिश का सामना करते हुए सिटी लॉर्ड्स की हवेली में वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम रखा, काव्या के हाव भाव तेज हो गए। यहां तक कि रोशनी ने भी इसे महसूस किया और गंभीरता से कहा, इतनी शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा। बारिश की बूंदों ने काव्यायून के मंदिर में बालों की किस्में पर पानी की एक चमकदार माला बना ली थी, जिससे उसका चेहरा ओस से भीगी हुई सफेद गुलाब की पंखुड़ी की तरह दिखाई दे रहा था। वह छत पर फुर्ती से छलांग लगाई, अंत में एक रिजलाइन पर उतरने से पहले टाइलों के बीच घूमती रही। रोशनी और अन्य दो ने पीछे चल दिया। वे चारों छत के संरक्षकों की एक पंक्ति की तरह रिज पर एक साथ खड़े थे, सभी आंगन में नीचे देख रहे थे। शरद ऋतु की बारिश लगातार हो रही थी और राक्षसी ऊर्जा का एक मायाजाल हवा में व्याप्त हो गया था। आंगन में प्रताप चंद्रवंशी अपना भाला पकड़े हुए खड़ा था और सामने वाले व्यक्ति को घूर रहा था। उसके सामने एक युवक खड़ा था जो केवल 16 या 17 साल का लग रहा था। उसका चेहरा अभी भी कुछ बच्चे की चर्बी बरकरार रखे हुए था। युवक ने चांदी के पैटर्न के साथ कढ़ाई वाली एक फिटेड काली पोशाक पहनी थी और लाल सौभाग्यकांत से सजी थी। उसके बाल लापरवाही से उसके सिर के पीछे एक बन में बंधे हुए थे। उसकी गर्दन के चारों ओर, उसकी त्वचा के खिलाफ कसकर दबाया गया, एक पतला काला रिबन था जिसके बीच में एक सोने का मनका बंधा हुआ था। वह कुछ गोल आंखों से देखता रहा, उसके होंठ एक साथ कसकर दबाए हुए थे। उसके मुंह की सीवन नीचे की ओर एक अर्धचंद्र में दब गई थी, क्योंकि वह प्रताप चंद्रवंशी को ठंड से देख रहा था। छत के रिज पर खड़े होकर काव्यायून ने अपने सिलहूट से पहचान लिया कि यह वह पुरुष दानव था जिसका उसने सिटी लॉर्ड्स हवेली में अपनी पहली रात को सामना किया था। इस दानव ने आज रात खुद को नहीं छिपाया, उसकी राक्षसी ऊर्जा बेलगाम फैल गई। काव्यायून ने महसूस किया कि जब उसने उस रात उसके साथ लड़ाई की थी, तो उसने अपनी असली शक्ति का उपयोग नहीं किया था। जाहिर तौर पर उसका असली लक्ष्य प्रताप चंद्रवंशी था। प्रताप चंद्रवंशी का चेहरा गंभीर था, उसका लंबा भाला तिरछे उसकी तरफ रखा हुआ था, जैसे कि चांदी के अजगर ने हमला करने के लिए तैयार किया हो। काव्यायूं को उत्सुकता थी कि प्रताप चंद्रवंशी इतने शक्तिशाली राक्षस को नाराज करने के लिए क्या कर सकता है। आंगन में प्रताप चंद्रवंशी ने पूछा, तुम कौन हो? आप इतनी देर रात मेरे विनम्र घर में क्यों लाते हैं? युवक ने ठंडे स्वर में कहा, प्रताप चंद्रवंशी, मैं तुम्हारी आंखें लेने आया हूं। शरद ऋतु की बारिश लगातार हो रही थी और राक्षसी ऊर्जा का एक मायाजाल हवा में व्याप्त हो गया था। आंगन में प्रताप चंद्रवंशी अपना भाला पकड़े हुए खड़ा था और सामने वाले व्यक्ति को घूर रहा था। उसके सामने एक युवक खड़ा था जो केवल 16 या 17 साल का लग रहा था। उसका चेहरा अभी भी कुछ बच्चे की चर्बी बरकरार रखे हुए था। युवक ने चांदी के पैटर्न के साथ कढ़ाई वाली एक फिटेड काली पोशाक पहनी थी और लाल सौभाग्यकांत से सजी थी। उसके बाल लापरवाही से उसके सिर के पीछे एक बन में बंधे हुए थे। उसकी गर्दन के चारों ओर, उसकी त्वचा के खिलाफ कसकर दबाया गया, एक पतला काला रिबन था जिसके बीच में एक सोने का मनका बंधा हुआ था। वह कुछ गोल आंखों से देखता रहा, उसके होंठ एक साथ कसकर दबाए हुए थे। उसके मुंह की सीवन नीचे की ओर एक अर्धचंद्र में दब गई थी, क्योंकि वह प्रताप चंद्रवंशी को ठंड से देख रहा था। छत के रिज पर खड़े होकर
काव्यायून ने अपने सिलहूट से पहचान लिया कि यह वह पुरुष दानव था जिसका उसने सिटी लॉर्ड्स हवेली में अपनी पहली रात को सामना किया था। इस दानव ने आज रात खुद को नहीं छिपाया, उसकी राक्षसी ऊर्जा बेलगाम फैल गई। काव्यायून ने महसूस किया कि जब उसने उस रात उसके साथ लड़ाई की थी तो उसने अपनी असली शक्ति का उपयोग नहीं किया था। जाहिर तौर पर उसका असली लक्ष्य प्रताप चंद्रवंशी था। प्रताप चंद्रवंशी का चेहरा गंभीर था, उसका लंबा भाला तिरछे उसकी तरफ रखा हुआ था, जैसे कि चांदी के अजगर ने हमला करने के लिए तैयार किया हो। काव्यायूं को उत्सुकता थी कि प्रताप चंद्रवंशी इतने शक्तिशाली राक्षस को नाराज करने के लिए क्या कर सकता है। आंगन में प्रताप चंद्रवंशी ने पूछा, तुम कौन हो? आप इतनी देर रात मेरे विनम्र घर में क्यों लाते हैं? युवक ने ठंडे स्वर में कहा, प्रताप चंद्रवंशी, मैं तुम्हारी आंखें लेने आया हूं। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज स्पष्ट और उज्ज्वल थी, शुरुआती वसंत की चाय की तरह ताजा और चट्टान पर बर्फ की तरह शुद्ध थी। काव्यायून को यह परिचित लगा और वह मदद नहीं कर सकी लेकिन चिल्लाई, ओह! फिर उसे याद आया, क्या यह छोटी बिल्ली नहीं है? उसने कहा। रोशनी ने अपनी तर्जनी उठाई और उसे थोड़ा लहराया। हाँ, मुझे पता था कि मैंने वह आवाज पहले कहीं सुनी थी। आर्य सुमेधा को भी याद आया, क्योंकि यह उन छोटे जानवरों में से एक था जिसने उसे थप्पड़ मारा था। यह धारणा काफी गहरी थी। मकर सिंह ने धीरे से कहा, क्या यह वह हो सकता है? रोशनी और आर्य सुमेधा को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन काव्यायूं ने किया। उसे पहले शक था कि रतनपुरी शहर में उनके आने के पीछे कोई अज्ञात शक्ति है, और यह छोटी बिल्ली उनके आसपास कई बार दिखाई दी थी, जो वास्तव में संदिग्ध थी। यह है या नहीं, हम उसे पीटने के बाद पता लगाएंगे, काव्यायूं ने कहा कि वह नीचे कूद गई। ऐसा लग रहा था कि युवक ने उनकी उपस्थिति का जल्दी ही पता लगा लिया था। जब वे चले गए तो उसकी टकटकी पहले ही उनकी ओर मुड़ गई थी, उसका स्वर कुछ अधीर था। हस्तक्षेप करने वाले मूर्ख। काव्यायूं खुशी से मुस्कुराई, अपनी तलवार हवा में खींच ली। वास्तव में हमारे करुणा का सबसे बड़ा शौक दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना है। वह अपने दिल में ईशानी चंद्रवंशी को एक दोस्त मानती थी। ईशानी ने पहले ही एक भाई को खो दिया था और काव्यायूं कभी भी खड़े नहीं होगी और उसे दूसरे को खोते हुए नहीं देखेगी। इसके अलावा प्रताप चंद्रवंशी एक सभ्य व्यक्ति थे। बस यह देखते हुए कि वह सेना में शामिल होने और डाकुओं से लड़ने के लिए सीमा पर अकेले कैसे गया था, यह साबित कर दिया कि वह एक बहादुर युवक था। युवक ने अचानक अपनी हथेली हिलाई और कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि उसने उन्हें कैसे छोड़ा, लेकिन दो प्रक्षेप्य तेजी से प्रताप चंद्रवंशी की आंखों की ओर उड़ गए। प्रताप चंद्रवंशी का रूप हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि वह चकमा दे रहा था, अपने चांदी के भाले पर झुक गया था क्योंकि वह जमीन पर पलट गया और खड़ा हो गया। फिर उसने भौहें सिकोड़ ली और कहा, तुम्हें मुझसे क्या बैर है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। काव्यायूं की तलवार का इरादा पहले ही युवक की ओर बढ़ चुका था। उसने चंद्ररतन पर्वत की लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इसके अलावा उसका इस छोटी बिल्ली को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसकी तलवार की हड़ताल ने कुछ संयम बनाए रखा, जिसमें एक खोजपूर्ण गुण था। शुद्ध काले ब्लेड ने बारिश के माध्यम से कटौती की क्योंकि यह आगे बढ़ा। युवक ने शांति से अपनी कमर से एक नरम तलवार खोल दी और तलवार की रोशनी शरद ऋतु की निराशाजनक बारिश में चांदी के इंद्रधनुष जैसा लग रही थी। अपनी तलवार पकड़े हुए उन्होंने काव्यायूं और उसके साथियों को ठंडे स्वर में प्रताप चंद्रवंशी से सवाल करते हुए कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन क्या आप शांति को जानते हैं? प्रताप चंद्रवंशी ठिठक गए। हालांकि रोशनी ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन यह सुनकर वह कुछ विचलित हो गई। वह वास्तव में उत्सुक थी कि यह शांति कौन है। नाम से ही यह एक लड़की की तरह लग रहा था। क्या सिटी लॉर्ड चंद्रवंशी के साथ कोई रोमांटिक उलझन हो सकती है? तो जिज्ञासा से उसने सीधे पूछा, शांति कौन है? युवक ने घृणा से उत्तर दिया, शांति मेरे कबीले की एक कनिष्ठ सदस्य है जिसे इस आदमी ने बहकाया और छोड़ दिया था। सच में? रोशनी कुछ हैरान थी। नगर भगवान चंद्रवंशी, तो आप उस तरह के व्यक्ति हैं? प्रताप चंद्रवंशी ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उनके चेहरे पर कुछ अफसोस था क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा,
मनुष्य और राक्षस अंततः अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। युवक भड़क उठा। जब आप जानते थे कि मनुष्य और राक्षस अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, तो आपने सबसे पहले उसका पीछा क्यों किया? वह तब तक रोती रही जब तक कि उसकी आंखें तुम्हारे लिए अंधी नहीं हो गईं। आज मुझे तुम्हारी आंखें लेनी चाहिए। प्रताप चंद्रवंशी ने अपने होठों को आपस में दबाया और कहा, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे कुछ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। अगर मेरी आंखें खींचनी हैं तो उसे खुद आना चाहिए। बेशर्म, तुम जानते हो शांति नरम दिल की है, फिर भी तुम ऐसी बातें कहते हो। तुम पूरी तरह से पाखंडी हो। रोशनी को अचानक शांति नाम की लड़की पर तरस आया, लेकिन फिर उसे यह भी लगा कि प्रताप चंद्रवंशी भी निर्दोष हो सकता है। आखिरकार मनुष्यों और राक्षसों के बीच रोमांस कभी भी अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ। क्या कगार से पीछे हटना वास्तव में गलत माना जा सकता है? वह एक पल के लिए इस दुविधा से जूझती रही, फिर याद आया कि प्रताप चंद्रवंशी ईशानी चंद्रवंशी के बड़े भाई थे। खैर, उसे पहले अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। यह युवक फुर्तीला था, उसका शरीर भारहीन और बेहद तेज था। उसे काव्यायूं और अन्य लोगों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कुछ त्वरित आंदोलनों के साथ उसने उनके घेरे से बचा लिया और सीधे प्रताप चंद्रवंशी पर हमला किया। प्रताप चंद्रवंशी गंभीर रूप से पीछे की ओर कूद गए। यह देखकर मकर सिंह ने अपना छोटा सा ड्रम निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। हवा में ड्रम का विस्तार हुआ। सही समय पर काव्यायु ने एक पीले रंग की नेवला खोपड़ी को प्रताप चंद्रवंशी की ओर फेंक दिया। नगर भगवान चंद्रवंशी, पकड़ो। जैसे ही प्रताप चंद्रवंशी ने हड्डी पकड़ी, मकर सिंह ने ढोल बजाया और धीरे से एक मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आंखें नीची कर लीं। बारिश ने उसकी भौहों और आंखों को गीला कर दिया, जिससे उसका अमर जैसा चेहरा साफ और धुंधला हो गया, जो अच्छी बारिश के माध्यम से फिल्टर किए गए दीपक की रोशनी में था। आग का एक शरीर, स्वयं के दो चेहरे। सुनहरी रोशनी आत्मा को झकझोर देती है, लाल रंग की चमक आत्मा को जगाती है। युवक ढोल की आवाज से झिझका। हालांकि वह निर्णायक था, जैसे ही वह प्रताप चंद्रवंशी के पास पहुंचने वाला था, आगे बढ़ने के बजाय वह रुक गया और कुछ बाहर निकाला। यह स्पष्ट रूप से एक सिंहपर्णी थी। यह एक साधारण सिंहपर्णी से थोड़ा बड़ा था, जिसमें एक हल्के हरे रंग का तना एक सफेद फूल की गेंद का समर्थन करता था, जो धुएं के एक छोटे, नरम बादल की तरह दिखता था। उसने सिंहपर्णी को अपने चेहरे के सामने रखा और धीरे से फूंक मारी। फूल की गेंद फट गई और धुआं हजारों छोटे फुलाना में बिखर गया, जो जल्दी से बारिश के पर्दे में फैल गया। युवक के होंठ थोड़े हिल गए। हवा बदल गई। ऐसा लग रहा था कि यह तेजी से चिपचिपा हो रहा है। काव्यायु को लगा जैसे वह पानी में चली गई हो, उसकी हरकतें भारी और धीमी हो रही थीं। उसने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करने के लिए जल्दी से अपनी आंखें घुमाईं। दूर के घर, लालटेन, पेड़ की छाया और आसपास के लोग और तलवारें सभी ऐसे लग रहे थे जैसे पानी के माध्यम से देखा जा रहा हो। बारिश की बूंदें अब दिखाई नहीं दे रही थीं, मानो वे इस पानी में विलीन हो गई हों। हवा का प्रवाह पानी के कारण होने वाली लहरों की तरह था, जिससे उसकी आंखों के सामने का दृश्य हिल जाता था, कभी स्पष्ट, कभी धुंधला। इतना ही नहीं, सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसकी छाती पानी से निचोड़ा हुआ महसूस कर रही थी, उसके नथुने पानी से अवरुद्ध लग रहे थे, सब कुछ बिल्कुल पानी के नीचे होने जैसा महसूस हुआ। क्रिम्सन सोल्शेकनिक ड्रम की आवाज इस हवा से बदल गई थी जो पानी में बदल गई थी, और युवक अब इससे प्रभावित नहीं था। काव्यायून ने जल परिहार तकनीक हाथ सील बनाने की कोशिश की और इसे प्रभावी पाया। अन्य तीन ने भी जल्दी से इसका पता लगा लिया। काव्यायून को कुछ हद तक राहत मिली उनकी यात्रा के दौरान। जब ऊब गई तो उसने आर्य सुमेधा को कई व्यावहारिक छोटे मोटे मंत्र सिखाए थे, और जल से बचने की तकनीक उनमें से एक थी। हालांकि आर्य सुमेधा की खेती उथली थी और उसे यकीन नहीं था कि वह इसे कब तक बनाए रख सकता है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला प्रताप चंद्रवंशी था, जो पानी से बचने की तकनीक नहीं जानते थे। प्रताप चंद्रवंशी का चेहरा सांस रोककर कुछ लाल हो रहा था। युवक को करीब और करीब आते देख उसने चकमा देने के लिए अपने चांदी के भाले को घुमाया, लेकिन भाले की गति भी बहुत धीमी थी। प्रेरणा की एक चमक काव्यायून के दिमाग में आई।
सिंहपर्णी एक प्रकार का फूल था, तो क्या आर्य सुमेधा की रंगीन वस्त्र वाली सुंदरता इसे वश में कर सकती थी? वह आर्य सुमेधा की तरफ तैरकर चली गई और उसके सीने में थपथ पाई, जहां दिव्य ज्योति अस्थि का पंखा रखा गया था। आर्या सुमेधा ने उसका अर्थ समझा और धीरे धीरे दिव्य ज्योति अस्थि पंखा निकाला। धीरे से एक मंत्र का जाप करते हुए उसने रंगीन वस्त्र पहने हुए सुंदरता को बुलाया। यह रंगीन वस्त्र वाली सुंदरता एक भौतिक इकाई नहीं थी, इसलिए वह सिंहपर्णी से प्रभावित नहीं थी और हमेशा की तरह तैरती रही। काव्यायून ने उसे पानी के माध्यम से देखा और लहराती लहरों में चौड़े सैश और चमकते खजाने के साथ सुंदरता के इंद्रधनुषी रंग के वस्त्रों ने बदलते रंगों की एक स्वप्निल काल्पनिक दृष्टि बनाई। रंगीन वस्त्र पहने सुंदरी ने अपनी फूलों की टोकरी को ऊंचा उठाया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और हवा में तैरती हजारों छोटी सफेद शराबी पंखुड़ियां धीरे धीरे फूलों की टोकरी में इकट्ठा हो गईं। चूंकि फूलों के तने नहीं थे, इसलिए वे अंततः सफेद फुलाना के एक छोटे से ढेर में इकट्ठा हो गए, टोकरी में चुपचाप लेटे हुए। केवल इस एक क्रिया के साथ आर्य सुमेधा ने महसूस किया कि उसकी अल्प खेती पूरी तरह से सूख गई है। उसे बनाए रखने के लिए खेती के बिना रंगीन वस्त्र वाली सुंदरता पंखे में लौट आई। सौभाग्य से सिंहपर्णी की समस्या हल हो गई थी। बारिश फिर से शुरू हो गई। सभी ने महसूस किया कि उनके अंग हल्के हो गए हैं और उनकी छाती मुक्त हो गई है, जैसे कि उन्होंने अभी अभी तैरना समाप्त किया हो और किनारे पर आ गए हों। उन सभी ने राहत की सांस ली। मकर सिंह ने फिर से ढोल पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर कि सिंहपर्णी ले ली गई थी, युवक की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने अपनी गर्दन पर सोने के मनके को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, उसे झटक दिया और फिर उसे हवा में फेंक दिया। सोने का मनका तेजी से घूमता रहा, बढ़ता और बड़ा होता गया जब तक कि वह अंततः सुनहरी पूर्णिमा की तरह आकाश में ऊंचा नहीं लटक गया। आसपास की हवा को एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति द्वारा उत्तेजित किया गया था, जिससे सोने के मनके के चारों ओर एक अदृश्य भंवर बन गया था। अचानक शरद ऋतु की बारिश के साथ अनगिनत टूटते सितारे गिर गए। टूटते तारे प्रकाश से चमक रहे थे, जिससे बारिश की बूंदें चांदी के धागों में बदल गईं। स्वर्गीय तारे पृथ्वी पर गिरते हैं, युवक ने ठंडी हंसी के साथ कहा। छोटों, भविष्य में, वास्तव में, अपने काम से ध्यान दें। काव्यायून की पुतलियों ने अनगिनत शूटिंग सितारों को प्रतिबिंबित किया, जो तेजी से बढ़े और करीब आते गए। वह अचानक अपनी कमर पर खजाने की थैली में पहुंच गई और सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक निकाली। सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक रहस्यमय और कठिन सामग्री से बनी थी और इसे रक्षात्मक जादुई खजाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि एक अत्यंत कीमती स्क्रॉल होने के नाते काव्यायून आमतौर पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रक्षा के लिए इसका उपयोग नहीं करता था। यह अब एक विशेष परिस्थिति थी। सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक उन दुर्लभ जादुई खजानों में से एक थी जिसके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं थी। उसने बस इसे खोल दिया, अपनी खेती को दिशा दी और इसे ऊपर की ओर फेंक दिया। छोटी रेशम की किताब तुरंत एक विशाल छतरी में फैल गई, जिसने इसके नीचे के सभी लोगों को अच्छी तरह से ढक दिया, जिससे टूटते सितारों और चांदी के धागों को अवरुद्ध कर दिया गया। जैसे ही इसने आकाश को ढक लिया, शूटिंग सितारों ने सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक पर गड़गड़ाहट से प्रहार किया, जो हिंसक रूप से हिल गई जैसे कि अनगिनत पत्थरों से टकरा रही हो। युवक ने सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक की पीठ पर कढ़ाई के जटिल पैटर्न को देखकर अपनी गोल, उज्ज्वल पुतलियों को सदमे से भर दिया। यह कैसे संभव है? यह है। मकर सिंह ने दंग रह जाने पर मौके का फायदा उठाया और सुनहरे प्रतीक तेजी से उसकी छाती की ओर उड़ गए। ओह! युवक ने अपनी छाती पकड़ ली और मकर सिंह की ओर देखा। अवमानना! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वह अपने मूल रूप में बदल गया। बर्फ सफेद पंजे वाली एक पूरी तरह से काली बिल्ली जमीन पर खड़ी थी, मकर सिंह को देख रही थी। अवमानना! काव्यायू ने अपना हाथ लहराया और सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक वापस उसके हाथ में आ गई। सोने का मनका भी गायब हो गया था, उसका ठिकाना अज्ञात था। वह नीचे झुकी, बिल्ली को उसकी गर्दन के मैल से पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिशन पूरा हुआ। छोटी बिल्ली को उसकी गर्दन के मैल से पकड़ लिया गया था, जोर से कोसते हुए हिंसक संघर्ष कर रही थी।
हस्तक्षेप करने वाले मनोरोगी, मुझे जाने दो। तुम क्या घूर रहे हो, तुम घृणित बदसूरत राक्षस? यदि तुम में कोई साहस है तो मुझसे निष्पक्ष और चौकोर लड़ो। अपनी हलचल में रोएदार सफेद बिल्ली के पंजे खुले हुए हैं, जो फूल की तरह खिलने वाले फरबॉल के समान दिखते हैं। काव्या यून ने हंसते हुए कहा, आगे बढ़ो और रोओ, जितना अधिक तुम चिल्लाओगे मैं उतना ही उत्साहित हो जाता हूं। उन शब्दों के साथ न केवल छोटी बिल्ली बल्कि बाकी सभी चुप हो गए। आर्य सुमेधा ने मकर सिंह के कंधे को सांत्वना देते हुए कहा और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, भाई, आपके पास यह कठिन है। मकर सिंह। काव्या यून छोटी बिल्ली को वापस आंगन में ले गई और उसे अंदर रखने के लिए एक पिंजरा मिला। बिल्ली ने आखिरकार अपनी गतिशीलता हासिल कर ली और पानी की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करते हुए अपने साटन जैसे चमकदार फर को जोर से हिलाया। काव्या यून ने पिंजरे को मेज पर रख दिया और सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। काव्या यून ने मकर सिंह पर नजर डाली। उसके इरादे को समझते हुए मकर सिंह ने चुपचाप छोटी बिल्ली पर सत्य का मंत्र डाला। बिल्ली पिंजरे के अंदर ठीक से बैठी थी, मुद्रा में सुरुचिपूर्ण, शुद्ध पन्ना की तरह आंखों के साथ सावधानी से सभी की जांच कर रही थी। जब उसने मकर सिंह को कमल की मुहर बनाते देखा तो बिल्ली अंदर ही अंदर घबरा गई, लेकिन उसका मुंह तेज बना हुआ था। क्या आप बिल्ली का पालना खेल रहे हैं? क्या तुम कोई नाजुक छोटी लड़की हो? इस छोटी बिल्ली की खेती दुर्जय थी और मकर सिंह को पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि सत्य का मंत्र काम करेगा। जादू करने के बाद उन्होंने एक प्रश्न के साथ इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह इस बिल्ली के बारे में बहुत कम जानता था और उसे यकीन नहीं था कि क्या पूछना है, जब उसे अचानक याद आया कि बिल्ली ने पहले क्या कहा था और प्रेरणा मिली। मकर सिंह, क्या मैं अच्छा दिखने वाला हूं? हाँ, आप हैं, बिल्ली ने तुरंत उत्तर दिया। यह महसूस करते हुए कि उसने क्या कहा था, बिल्ली चौंक गई, उसकी गोल आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपना मुंह ढकने के लिए अपना शराबी पंजा उठाया। एक बिल्ली से आने वाला यह इशारा पूरी तरह से विचित्र लग रहा था। मकर सिंह ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, यह पुष्टि करते हुए कि सत्य के मंत्र ने काम किया था। बिल्ली ने शाप दिया, कितना घृणित सुंदर लड़का है जो इस तरह के सवाल पूछ रहा है। आपको कोई शर्म नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी है। तो यह सूर्य पुष्प संप्रदाय से सत्य का मंत्र है ना? यहां तक कि आपके बड़े संस्थापक सूर्यकांत कुमार भी मेरे जूनियर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? सूर्यकांत कुमार से कहो कि वह खुद मुझसे बात करें। रोशनी यह कहने में मदद नहीं कर सकी, हम झूठे आरोपों को क्यों नहीं रोकते? आपकी साधना का स्तर सूर्यकांत कुमार के जूनियर्स से भी मेल नहीं खाता है। बिल्ली ने अपना मुंह खोला, लेकिन पीछे मुड़कर बहस करने के बजाय उसने मकर सिंह की ओर जिज्ञासा से भरी पन्ना आंखों से देखा। आपकी खेती असामान्य है। सूर्यकांत कुमार से आपका क्या संबंध है? मकर सिंह ने इसकी बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। चारों ने नजरों का आदान प्रदान किया और रोशनी ने कहा, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी हम 3 बार मिल चुके हैं। पहला ब्राइट मून टावर पर, दूसरा विशालगढ़ शहर के बाहरी इलाके में, और तीसरा, जो उल्लेखनीय है, रतनपुरी शहर में। विशालगढ़ शहर से इतनी दूर हम फिर से मिलते हैं। यदि आप हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, तो क्या अविश्वसनीय संयोग है? वास्तव में बहुत अधिक संयोग। तो यह क्यों न कहें कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे? बिल्ली ने जवाब दिया। ओह, रोशनी अचंभित रह गई, हम आपका पीछा क्यों करेंगे? हम आपको जानते भी नहीं हैं। मैं आपको उन सटीक शब्दों को लौटा दूंगा। जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं तो मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? इसके अलावा उसने अपना सिर उठाया और रोशनी को एक तिरस्कारपूर्ण नजर दी। रोशनी ने पहले कभी बिल्ली के चेहरे पर ऐसी अवमानना और मजाक नहीं देखा था। इसमें कहा गया था, हमारी 3 बैठकों में 2 बार मुझे आपकी मनहूस घंटी द्वारा बुलाया गया था। मुझे पूछना चाहिए कि आपके इरादे क्या हैं? ओह, यह सही है, रोशनी ने भ्रम में अपना सिर खुजलाया और काव्या यून से फुसफुसाया, वरिष्ठ बहन, क्या हो रहा है? काव्या यून ने अपनी ठुड्डी को खुजलाते हुए सोचा। उसने 6 पाथ सीलिंग बेल का बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं किया था,
केवल यह जानते हुए कि उसने जो बुलाया वह मुख्य रूप से किसी की साधना के स्तर पर निर्भर करता है। हालांकि कभी कभी भाग्य ने एक भूमिका निभाई थी। उसकी छोटी बहन हमेशा भाग्यशाली रही थी, इसलिए उस समय उसे यह अजीब नहीं लगा था कि उन्होंने एक शक्तिशाली आत्मा जानवर को 2 बार बुलाया। क्या इसका कोई और कारण हो सकता है? मकर सिंह ने अपना सवाल बदल दिया। क्या आप हमें रतनपुरी शहर की ओर ले जा रहे थे? बिल्ली ने अधीरता से कहा, नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मकर सिंह और काव्यायु ने एक नजर डाली। कुछ सोचने के बाद काव्यायु ने कहा, पूछो कि यह रतनपुरी शहर में क्यों आया। इसके बाद मकर सिंह ने पूछा, आप रतनपुरी शहर क्यों आए? प्रताप चंद्रवंशी ने मेरे कबीले के एक बच्चे को छोड़ दिया। शांति तब तक रोती रही जब तक कि वह उसकी वजह से अंधी नहीं हो गई। मैं शांति का बदला लेने के लिए उसकी आंखें निकालने के लिए रतनपुरी शहर आया था। क्या मैंने आपको यह पहले ही नहीं बताया था? आप युवा बूढ़े लोगों की तुलना में और भी अधिक लंबे समय तक चलने वाले हैं। काव्यायु ने पूछा, क्या आप इस कारण से उस रात सिटी लॉर्ड की हवेली में उपस्थित हुए थे? बिल्ली ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ, लेकिन उस रात मैंने आप सभी को देखा और महसूस किया कि आप अशुभ हैं, इसलिए मैंने अपना कदम नहीं उठाया। आज रात मुझे लगा कि आप आसपास नहीं हैं, इसलिए मैंने अभिनय करने की योजना बनाई, लेकिन आप लौट आए। दुर्भाग्य के बारे में बात करें। अच्छा, ऐसा है। क्या यह शांति जानती है कि तुम यहां हो? काव्यायु ने पूछा। उसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ खड़े नहीं हो सकते और आपको सिटी लॉर्ड चंद्रवंशी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल इत्मीनान से अपने पंजे चाटना शुरू करने से पहले मुस्कुरा रही थी। काव्यायुन ने इसका अर्थ समझ लिया। वे रतनपुरी शहर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे और अंततः चले जाएंगे। यह बस तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वे अपनी चाल चलने के लिए नहीं चले गए। यह वास्तव में एक समस्या थी। काव्यायु को परेशानी महसूस हुई। उनके पास अभी भी लापता पृथ्वी आत्माओं के बारे में कोई सुराग नहीं था और अब उन्हें इस शरारती शक्तिशाली आत्मा जानवर से निपटना था। आर्य सुमेधा ने सोचा कि छोटी बिल्ली काफी प्यारी है। उसने अपनी तर्जनी को पिंजरे में बढ़ाया, बिल्ली के सिर को पोक करना चाहता था, लेकिन उसे दूर कर दिया गया। बिल्ली ने फिर अपनी चमकदार पन्ना आंखों से उसे देखा। मनुष्य और बिल्ली के बीच इस बातचीत को देखकर काव्यायु ने अचानक रहस्यमय और दबंग सिंहपर्णी को याद किया और कहा, आर्य, मुझे दिव्य ज्योति आस्थी प्रशंसक देखने दो। जरूर। आर्या सुमेधा ने पंखा निकाला और उसे सौंप दिया। बिल्ली को उस प्रशंसक के लिए काफी नफरत थी और वह परेशानी पैदा करने की कोशिश करने में मदद नहीं कर सकती थी। वह पूछती है और आप उसे दे देते हैं? तुम बहुत रीढ़विहीन हो। आर्या सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरी दोस्त है। मैं आपको दिखाने के बजाय उसे इसे देखने क्यों नहीं दूंगा? काव्यायुन ने फोल्डिंग फैन खोला, जिसमें मकर सिंह और रोशनी ने उसे देखने के लिए फ्लैंक किया। पिंजरे में बंद बिल्ली उबने का नाटक करती थी, चुपके से उन्हें देखते हुए अपने पंजे चाट रही थी। एम्बर रेशम के पंखे की सतह पर सुंदरता वही रही, एक अंतर को छोड़कर उसकी फूलों की टोकरी में अब सफेद फुलाना का एक छोटा सा गुच्छा था, स्पष्ट रूप से सिंहपर्णी फुलाना जो पहले इकट्ठा किया गया था। काव्यायु ने बिल्ली से पूछा, तुम्हारे जादुई खजाने का नाम क्या है? पानी इकट्ठा करने वाली हवा को घोलना। पानी घोलना, हवा इकट्ठा करना। काव्यायु बुदबुदाया। बिल्ली उसे सावधानी से देखती रही। इन लोगों ने उस पर सत्य का मंत्र डाला था और अगर वे घुलने वाली जल एकत्र करने वाली हवा के गुप्त तरीकों को निकालना चाहते थे, तो यह उन्हें छिपाने में सक्षम नहीं होगा। काव्यायु ने पूछा, तो यह न केवल पानी को घोल सकता है, बल्कि हवा भी इकट्ठा कर सकता है? जाहिर है। कितनी तेज हवा है! कछुओं को खिलाने के लिए आपको समुद्र में उड़ाने के लिए काफी मजबूत। काव्यायुन इस जवाब से क्षण भर के लिए चुप हो गई, लेकिन नाराज नहीं थी। उसने जारी रखा, आपके सुनहरे मोती कहाँ गए? क्या वे गिरते सितारों में नहीं बदल गए? क्या तुम अंधे हो? काव्यायुन को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया गया था। उसने अपनी ठुड्डी को सहलाया और बिल्ली को देखकर मुस्कुराई, मुझे अनुमान लगाने दो,
क्या यह आपका जन्म का खजाना हो सकता है? उसका अनुमान सबूतों पर आधारित था। एक जन्म का खजाना आध्यात्मिक रूप से उसके मालिक से जुड़ा हुआ था, इसे बिना मंत्रों के नियंत्रित किया जा सकता था और दूरी की परवाह किए बिना अपने मालिक के पास वापस आ सकता था। जब युवक ने पहले सुनहरे मोतियों का इस्तेमाल किया था तो उसके होंठ नहीं हिले थे। उसके बदलने के बाद मोती गायब हो गए, स्पष्ट रूप से अपने मालिक के पास लौट आए। बिल्ली ने ठंडी हंसी दी। आप मेरे जन्म के खजाने का लालच करते हैं? किसी के जन्म के खजाने को लेने का केवल एक ही तरीका था, मालिक को मार डालो और उसे जब्त कर लिया। काव्या यून की शरारती मुस्कान को देखकर बिल्ली आखिरकार अपने गुस्से को रोक नहीं सकी। यह पिंजरे में सीधा खड़ा था, अपने सामने के पंजे से सलाखों को पकड़ रहा था, यह कहते हुए उसे जमकर घूर रहा था। हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक महान आत्मिक जानवर की शक्ति दिखाता हूं। काव्या यून ने अपनी गुलाबी नाक को अपनी उंगली से झटका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह माय, कोई गुस्से में है। बिल्ली यह गुस्से से भड़क रहा था। आर्य सुमेधा ने देखा कि उसकी पीठ पर फर उखड़ गया था, जिससे वह एक शराबी गेंद की तरह लग रही थी। यह मनोरंजक पाकर उसने पूछा, हमें बताओ छोटी बिल्ली, तुम्हारा नाम क्या है? सीली। जब चारों ने इसका नाम सुना तो उन सभी ने अजीब भाव दिखाए। बिल्ली को समझ नहीं आया। उन चेहरों के साथ क्या है? क्या आपने पहले एक अच्छा नाम नहीं सुना है? तुम्हारा क्या है? उसने आर्य सुमेधा की ओर देखा, मुझे मत बताओ कि यह श्री है। नहीं, आर्य सुमेधा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मेरा मतलब है, क्या आप वह लिली नहीं हैं जिन्होंने लिटिल टॉवर को मंत्र सिखाया था? मैंने उस बच्चे को एक मंत्र सिखाया था, लेकिन मेरा नाम सीली है। समझ गया, लिली। फिर आप। रोशनी ने मेज पर थप्पड़ मारते हुए हंसते हुए कहा, आर्य, तुम इतनी शरारती कैसे हो गई? बेशक मैंने इसे काव्यायू से सीखा है। काव्यायू ने हंसते हुए अपनी उंगली से टेबल पर हल्के से थपथपाया, ठीक है, चलो अब आराम करते हैं। देर हो रही है। चारों अपने अपने कमरों में लौट आए। मकर सिंह पिंजरा लेकर अपने कमरे में चले गए। अंत में उन्होंने इसके खजाने को चुराने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिसने गुप्त रूप से सीली को राहत दी, हालांकि वह सतर्क रहा। मकर सिंह के सो जाने के बाद सीली ने भागने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके आश्चर्य के लिए उसने पूरी रात खेती में बिताई, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह सुंदर लड़का कभी नहीं सोया? अगली सुबह काव्यायू ने ईशानी चंद्रवंशी से चंद्रवंशी परिवार की वंशावली उधार ली और उसे देखा, लेकिन शांतनु चंद्रवंशी नाम नहीं मिला। क्या मैं गलत अनुमान लगा सकता था? शायद शांतनु चंद्रवंशी में चंद्रवंशी सिटी लॉर्ड के परिवार से नहीं है। मकर सिंह ने कुछ याद किया। कल रात देवयानी ने कहा कि वह ओस्मांथस के फूल बहुत पसंद करती है। चंद्रवंशी परिवार के उपनगरीय विला ओस्मांथस गार्डन में कई ओस्मांथस पेड़ हैं जो 200 से 300 साल पुराने हैं। क्या कोई संबंध हो सकता है? सही। रोशिनी की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, ईशानी ने एक बार मुझे बताया था कि ये ओस्मांथस पेड़ एक पूर्व शहर के स्वामी ने अपनी प्यारी महिला के लिए लगाए थे। ओस्मांथस के फूलों की बात करते हुए काव्यायून को अचानक कुछ और याद आया। उन्होंने कहा, चंद्रवंशी परिवार के मंदिर में स्थित रहस्यमय प्रतिमा मोहाचार्य के हाथ में खिले हुए ओस्मांथस फूलों की एक शाखा भी है। उस समय मैंने केवल यह देखा कि उसका कोई चेहरा नहीं था। इतने सारे संयोगों ने कनेक्शन न देखना कठिन बना दिया। मकर सिंह ने सोचा, क्या शांतनु चंद्रवंशी और मोहाचार्य एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? यह संभव है। रोशनी ने पूछा, उस शहर के स्वामी के बारे में क्या जिसने ओस्मांथस के फूल लगाए? क्या तीनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? चलो पहले उसे ढूंढते हैं, काव्यायू ने कहा, और देवयानी की मृत्यु के वर्ष के आधार पर उसने वंशावली की जांच जारी रखी। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के दोनों शहर स्वामी संदिग्ध सीमा के भीतर आते थे। दूसरी पीढ़ी के नगर स्वामी राजानंद के सबसे बड़े पुत्र थे। चूंकि राजानंद लंबे समय तक नगर स्वामी थे, इसलिए उनका सबसे बड़ा बेटा लगभग 60 वर्ष का था जब वह इस पद पर आया और केवल 2 साल के कार्यालय के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
उनकी जगह उनके बेटे ने ले ली, जिसने 11 साल तक लंबे समय तक सेवा की। स्वाभाविक रूप से वंशावली में इन नामों में से कोई भी शांतनु चंद्रवंशी नहीं था। रोशनी ने पूछा, क्या यह नाम बदलने या आत्मा के कब्जे का मामला हो सकता है? मकर सिंह ने उत्तर दिया, हम जो जानते हैं उसके आधार पर आत्मा पर कब्जा होने की संभावना अधिक प्रतीत होती है। शांतनु चंद्रवंशी शायद एक दुष्ट कृषक थे। काव्या यूं चुप रही, लापरवाही से सभी शहर के प्रभुओं की जानकारी को देख रही थी और फिर आश्चर्यचकित हो गई। ओह! आर्य सुमेधा ने पूछा, काव्या यूं, तुमने क्या खोजा है? हमें जल्दी बताओ। ऐसा लगता है कि तीसरी पीढ़ी के शहर के स्वामी से शुरू होकर काव्यायून ने परिवार की वंशावली में नाम की ओर इशारा किया। रतनपुरी शहर के प्रभुओं का जीवनकाल छोटा होने लगा। आमतौर पर परिवार की वंशावली को हर कुछ दशकों में मृत परिवार के सदस्यों के लिए विस्तृत जन्म और मृत्यु के वर्षों को जोड़ने के लिए पुनर्निर्मित किया जाता था, जिसमें महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए संक्षिप्त जीवनी होती थी। जैसे ही काव्यायु ने जल्दी से स्कैन किया, उसने पाया कि तीसरी पीढ़ी के परिवार के मुखिया के बाद से 200 से अधिक वर्षों तक एक भी शहर का स्वामी 60 से अधिक नहीं रहा था। अधिकांश की मृत्यु उनके 40वें या 50 के दशक में हुई, जिनमें से सबसे कम जीवित केवल 25 वर्ष का था। फिर भी रतनपुरी शहर के पहली पीढ़ी के स्वामी राजानंद 82 तक जीवित रहे थे। आर्य सुमेधा ने पूछा, यह क्या दर्शाता है? मकर सिंह ने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं, अनजाने में अपनी ठुड्डी को खुजलाकर काव्यायूं की नकल की। उसने कहा, यह बताता है कि अगर हम शरीर के कब्जे से निपट रहे हैं तो शांतनु चंद्रवंशी के पास एक से अधिक पीढ़ियां हो सकती हैं। यह संभव है कि नगर प्रभुओं की हर पीढ़ी उसके पास हो। शरीर उसकी आत्मा का सामना नहीं कर सके, जिससे जीवनकाल छोटा हो गया। आर्य सुमेधा को अचानक अपने पैरों के तलवों से ठंडक महसूस हुई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो नगर प्रभुओं की हर पीढ़ी अलग अलग चेहरों वाला एक ही व्यक्ति था। यह बहुत भयानक था। उसने महसूस किया कि यह वास्तव में अकल्पनीय था और एक पल के लिए सोचने के बाद कहा, लेकिन अगर हर पीढ़ी के पास होता तो क्या इन शहर के प्रभुओं से परिचित लोग कुछ अजीब नहीं देखेंगे? काव्यायून ने जवाब दिया, नहीं, आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। शहर के प्रभुओं की प्रत्येक पीढ़ी में पिता पुत्र का रिश्ता था। बेटा उत्तराधिकारी के रूप में तैयार होने के कारण अक्सर अपने पिता के साथ बातचीत करता था। जब उसके पास पहली पीढ़ी का शहर स्वामी होता तो वह लंबे समय तक अगली पीढ़ी का निरीक्षण करता, जिससे वह अपने पास मौजूद अगले शरीर की पूरी तरह से नकल कर सके। यह काम करता है? रोशनी ने अचानक अभिव्यक्ति बदल दी। शहर के प्रभुओं की हर पीढ़ी? क्या प्रताप चंद्रवंशी भी हो सकते हैं? काव्यायून के चेहरे पर अंधेरा छा गया क्योंकि वह चुप रही। काली बिल्ली सीली अपने पिंजरे में बैठी थी, उनकी चर्चा सुनते हुए आलस्य से अपने पंजे चाट रही थी। उसने कहा, उन्होंने कहा, तो प्रताप चंद्रवंशी का कोर बदल दिया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शांति से अलग हो गया। समय के लिहाज से वे शहर के स्वामी के रूप में सफल होने के बाद अलग हो गए। यह अवलोकन सभी के संदेह की पुष्टि करता प्रतीत होता है। शांति एक राक्षस थी जो साधना के मामलों के प्रति संवेदनशील थी। अगर वह उसके साथ लंबे समय तक संपर्क बनाए रखती है तो वह उसके रहस्य का पता लगा सकती है। इसलिए प्रताप चंद्रवंशी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसका पहला कार्य उसके साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ना था। बड़ी बहन, अब हमें क्या करना चाहिए? सरल। बस उसकी आत्मा को बाहर निकालो और उसकी जांच करो। आर्य सुमेधा ने अंगूठा ऊपर कर दिया। यह आपकी तरह ही शानदार है। उस देर रात प्रताप चंद्रवंशी के आंगन में पूरे यार्ड में कई लालटेन लटकी हुई थीं, जो पूरी तरह से खामोश थी। रात के सभी नौकर सो गए थे, निस्संदेह काव्यायून की करतूत। आंगन में एक बड़ा वुटोंग पेड़ था। दिन के दौरान जमीन को ढकने वाले वुटोंग के पत्ते साफ हो गए थे, लेकिन रात तक एक और परत गिर गई थी। दरार। किसी के पैर ने सूखी पत्तियों पर कदम रखा, जिससे एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई जो खामोश रात में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थी। रोशनी मदद नहीं कर सकती थी लेकिन निगल सकती थी। काव्यायून ने कहा, आप बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं। क्या आप अभी भी घबराए हुए हैं?
नहीं, यह सिर्फ इतना है कि ध्वनि मुझे चावल की पपड़ी के लिए तरसती है। काव्यायु के कंधे से एक नरम हंसी आई। करीब से देखने पर उसके कंधे पर एक छोटी बिल्ली लटकी हुई दिखाई देगी। इस बात से चिंतित कि सीली बच सकती है, काव्यायून ने इसे साथ लाने का सुझाव दिया था। चूंकि मकर सिंह आसानी से एक पिंजरा नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने इसे हथेली के आकार में सिकोड़ने के लिए एक आकर्षण का इस्तेमाल किया था। इस प्रक्रिया में इसे स्थिर कर दिया था। उसने शुरू में इसे अपने कंधे पर रखा था, लेकिन यह उनकी यात्रा के दौरान एक बार गिर गया था। जब यह जमीन से टकराया तो बहुत कोसता था। काव्यायून ने बिल्ली के वापस लेने योग्य पंजों को फैलाकर एक समाधान तैयार किया, जो तेज युक्तियों के साथ घुमावदार थे, हुक के रूप में उपयोग के लिए एकदम सही। इसे मनोरंजक पाकर उसने इसे मकर सिंह को वापस नहीं किया, बल्कि झुकी हुई बिल्ली को अपने कंधे पर लटका दिया। सीली ने काव्यायूं से शिकायत की, इतना युवा, फिर भी इतना कुटिल। काव्यायूं ने कहा, मकर सिंह, अगली बार इसे हेयर पिन में बदल दें। इसे अपने बालों में पहनना मजेदार होगा। मकर सिंह मुस्कुराया, ठीक है। सीली, तुम सब विकृत हो। आंगन को पार करते हुए समूह ने लालटेन को लेकर प्रताप चंद्रवंशी के शयन कक्ष में प्रवेश किया। अंदर कोई रोशनी नहीं जलाई गई थी। बिस्तर के चारों ओर धुंध के पर्दे पीछे खींच लिए गए थे। अपनी लालटेन की रोशनी से उन्होंने देखा कि प्रताप चंद्रवंशी बिस्तर पर बाहर की ओर मुंह करके लेटे हुए हैं, एक हाथ अपने चेहरे को तकिया कर रहे हैं, शांति से सो रहे हैं। अपनी नींद में उसने दिन के दौरान बनाए रखी कठोर अभिव्यक्ति नहीं पहनी थी। उनकी विशेषताएं नरम और अधिक आराम से दिखाई दीं, जिससे वह कई साल छोटे दिखते थे। आत्मा के कब्जे को सत्यापित करने के लिए काव्यायून का तरीका सरल था। आमतौर पर किसी व्यक्ति की आत्मा उनकी शारीरिक बनावट से मेल खाती है। जब कोई नया मरता है तो शरीर छोड़ने के तुरंत बाद उनकी आत्मा साफ हो जाती है, धीरे धीरे समय के साथ लुप्त होती जाती है, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए। बेशक अधिकांश आत्माएं इस अवस्था तक पहुंचने से पहले पुनर्जन्म लेती हैं। यदि किसी प्रेत का कार्य अधूरा हो तो देवयानी की तरह लंबे समय तक स्पष्ट रह सकता है। कुछ जीवित लोग भी अपनी आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करते हैं। ये जीवित आत्माएं हैं। जीवित आत्माएं मृत आत्माओं के समान होती हैं, सिवाय इसके कि वे आमतौर पर मृत आत्माओं की तरह फीकी नहीं पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त संचित योग्यता वाले लोगों की आत्मा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक उज्ज्वल होती है। भले ही ये आत्माएं अलग होने से पहले अपने भौतिक शरीर के साथ निरंतरता बनाए रखती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि अपने शरीर से अलग आत्मा भौतिक शरीर से अलग दिखती है तो इसे कब्जे के मामले के रूप में पहचाना जा सकता है। काव्यायूं के पास निश्चित रूप से प्रताप चंद्रवंशी की आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने के तरीके थे, लेकिन चूंकि मकर सिंह की साधना अधिक थी और उनके पास एक जादुई खजाना था जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भर देता था, इसलिए वह उन्हें काम करने देने के लिए खुश थी। मकर सिंह ने एक पतली अगरबत्ती जलाई और प्रताप चंद्रवंशी के नथुने में धुएं को ले जाने के लिए जप करना शुरू कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों की आत्माएं बेहद स्थिर होती हैं, इसलिए कुछ उत्तेजना आवश्यक थी।